तो आइए देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य। प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य क्या था या प्रागैतिहासिक मानव ने किन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रागैतिहासिक चित्रों का निर्माण किया, इस बारे में डॉक्टर राय कृष्णदास का मान्य विचार है कि प्रागैतिहासिक मानव ने 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रागैतिहासिक चित्रों का निर्माण किया। नंबर 1, अपने अपने आस पास के वातावरण वातावरण की स्मृति, अपने आसपास के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने, अपने आसपास के वातावरण पर अपनी विजय के इतिहास को बनाए रखने और अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए प्रागैतिहासिक मानव ने प्रागैतिहासिक चित्रों का निर्माण किया। और इस तरह से डॉक्टर राय के दास के अनुसार आसपास के वातावरण की स्मृति को बनाए रखना, आसपास के वातावरण पर अपनी विजय के इतिहास को बनाए रखना और अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में व्यक्त करना प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य था। इसी के साथ उपयोग, अलंकरण, मनोरंजन भी प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने के उद्देश्य रहे होंगे। आगे देखेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उद्देश्य में एक है अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में व्यक्त करना। अमूर्त भावना को मूर्त रूप में व्यक्त करने वाली प्रवृत्ति के अंतर्गत जादू टोटका से संबंधित प्रतीक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, ये सब भी आ जाते हैं। और आदिमानव इन प्रतीकों के माध्यम से अदृश्य शक्तियों की पूजा, यहाँ पे पूजा का तात्पर्य जादू टोटका करना आरंभ कर दिया था। शिकार के पूर्व संभावित शिकार का चित्र बनाकर उस पर कुछ जादू टोटका करके प्रागैतिहासिक मानव विश्वास करता था कि जिस पशु को अंकित कर उस पर जादू टोटका कर दिया जाता वो शीघ्र ही उसके नियंत्रण में आ जाता। साथ ही यह भी संभव है कि संभावित शिकार को अंकित कर उनके टीचर्स, वो तांत्रिक ओझा जो भी रहे, वो शिकारियों को शिकार के अंगों पर प्रहार करने की तकनीक सिखाते रहे होंगे। इस तरह प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य प्रागैतिहासिक मानव के द्वारा आसपास के वातावरण की स्मृति को बनाए रखना, आसपास के वातावरण पर अपनी विजय के इतिहास को बनाए रखना और अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप प्रदान करना था। साथ ही अलंकरण, चित्रण, मनोरंजन, यह सब भी प्रागैतिहासिक चित्रकला के उद्देश्य रहे। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रागैतिहासिक चित्रों को बनाने की विधि। आप जान रहे हैं प्रागैतिहासिक मानव दिन भर शिकार के पीछे भागता रहता था। मतलब प्रागैतिहासिक मानव का प्रकृति से निकट का संबंध था और जब भी उसमें अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में व्यक्त करने की इच्छा जगी होगी तब उसने प्रकृति प्रदत्त पत्थर की चट्टानों को चित्रण धरातल के रूप में प्रयोग किया होगा और जमीन पर, भूमि पर आसानी से उपलब्ध खनिज रंगों जैसे गेरू, कड़िया, कोयला आदि का रेखांकन और चित्रण के लिए प्रयोग किया होगा। और फिर उसने किसी बड़े जानवर के पुट्ठे की हड्डी को प्लेट बनाया होगा, आसानी से उपलब्ध पशुओं की चर्बी में रंग घोला होगा और बांस या बांस जैसी किसी रेशेदार लकड़ी को
खूब छेद कर मतलब खूब कूट कर उसने तूलिका 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 मीन बरस बनाया हो, और फिर विविध आकृतियों को उसने रेखाओं द्वारा अंकित किया। यद्यप कहीं कहीं पर क्षेपांकन पद्धति से भी चित्र बनाए। और अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रविध टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रण धरातल के रूप में किसे चुना? चट्टानों की सतहों की सतहों। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि प्रागैतिहासिक मानव ने चित्रण धरातल के रूप में किसका प्रयोग किया? चट्टानों की सतहों। दूसरा हमने बताया जमीन पर आसानी से उपलब्ध खनिज रंगों का रेखांकन और चित्रण हेतु प्रयोग किया। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि प्रागैतिहासिक मानव किन रंगों का प्रयोग करता था? खनिज रंगों का। आगे हमने बताया कि उसने बड़े पशु के पुट्ठे की हड्डी को प्लेट बनाकर आसानी से उपलब्ध पशुओं की चर्बी में रंग घोला। एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि प्रागैतिहासिक मानव रंगों को किसमें घोलता था? पशुओं की चर्बी या चर्बी। आगे हमने बताया कि उसने विविध आकृतियां रेखा चित्र के रूप में बनाया, मतलब ज्यादातर प्रागैतिहासिक चित्र रेखा चित्रों के रूप में, और इसलिए प्रागैतिहासिक चित्र किस श्रेणी में आते हैं? आंसर होगा रेखा चित्र की श्रेणी में प्रागैतिहासिक चित्र आते। यदि कहीं कहीं पर उसने क्षेपांकन पद्धति से भी चित्र बनाए। यह क्षेपांकन पद्धति का मतलब है छापा कला, और छापा कला में वो छपाई जिसमें छप की आवाज आती, मतलब लेटर पैड वगैरह में जैसे छपाई होती। और यहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्रकला के आशय से समझेंगे प्रागैतिहासिक मानव ने चट्टानों की सतहों पर जो हाथ के छापे, पैर के छापे लगाए हैं, वही क्षेपांकन पद्धति के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय या प्रागैतिहासिक चित्रकला का विषय। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक मानव ने किसके किसके चित्र बनाए। और आप परिचित हैं कि जो प्रागैतिहासिक मानव है उसकी जीविका का मूल स्रोत आखेट था, और पशु पक्षियों को मारकर खाना ही उसकी मुख्य दिनचर्या थी। और ऐसे में प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय आखेट या शिकार ही था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आप देखेंगे कि पशु अधिक ताकतवर भले होता, पशु जो है वो अधिक ताकतवर भले ही होता, लेकिन पक्षी की अपेक्षा पशु का शिकार अपेक्षाकृत आसान होता। इसलिए प्रागैतिहासिक चित्रों में पशुओं के शिकार के दृश्य ही अधिक चित्रित है। पक्षियों के दृश्य बहुत कम अंकित है, और पक्षियों में एकमात्र मोर है जिसका अपेक्षाकृत अधिक अंकन हुआ है, और यही मोर पक्षियों में सर्वाधिक चित्रित पक्षी है। एक क्वेश्चन यहाँ, पक्षियों में सबसे अधिक चित्रण किसका है? मोर का। साथ ही कहीं कहीं पर ईगल, बत्तख, इन सबका भी चित्रण मिल जाता है। बस चित्रण अपेक्षाकृत कहीं अधिक हुआ। एक विद्वान है डॉक्टर डी.एच. गार्डन, और डॉक्टर डी.एच. गार्डन का मान विचार है कि प्रागैतिहासिक चित्रों में सबसे अधिक चित्र हिरण, सांभर, बारहसिंगा अर्थात हिरण प्रजाति के पशुओं का सबसे अधिक चित्रण हुआ। दूसरे स्थान पर वृषभ अर्थात बैल को चित्रित किया गया। तीसरे स्थान पर हाथी, शेर, चीता, चीतल, हाथी,
शेर, चीता, चीतल, खरगोश, मगरमच्छ, छिपकली, छिपकली आदि को चित्रित किया गया। चौथे स्थान पर गैंडे को और पांचवें स्थान पर घोड़े को चित्रित किया गया। याद करने का तरीका ये, थोड़ा सा याद करिए। तरीका यह है कि पहले स्थान पर हिरनी, हिरन, सांभर, बारहसिंगा का चित्रण है, दूसरे पर बैल का चित्रण है, चौथे पर गैंडे का और पांचवें स्थान पर घोड़े का चित्रण है। बाकी जो भी पशु मिले उस सबको तीसरे स्थान पर रख दिया। आगे देखेंगे, इनके अलावा कहीं कहीं पर शिकारी कुत्ते का भी चित्रण मिल जाता है। आगे देखेंगे, जो घोड़े हैं, घोड़े का चित्रण जो है यह काठी और लगाम के साथ भी हुआ है और बिना काठी लगाम के भी इनका चित्रण हुआ है। और घोड़े का चित्रण सबसे अधिक, घोड़े का चित्रण जो है सबसे अधिक पंचमढ़ी में पाया गया। जबकि रायगढ़ क्षेत्र में घोड़े का चित्रण नहीं मिलता। यहां भी क्वेश्चन बनेगा, घोड़े का सर्वाधिक चित्रण किस क्षेत्र में हुआ है? पंचमढ़ी में। और फिर बनेगा किन स्थलों पर या किस क्षेत्र में घोड़े का चित्रण नहीं मिलता? तो रायगढ़ क्षेत्र में घोड़े का चित्रण नहीं पाया जाता। आगे देखेंगे, जिन स्थानों पर या जिन शैलियों में जितनी शक्ति और वेग के साथ पशुओं को चित्रित किया गया, लगभग उतने ही शक्ति और वेग के साथ शिकारियों को भी दिखाया गया। शिकारियों को विविध अस्त्रों शस्त्रों से लैस दिखाया गया है। दंडधारी, खूंटीदार दंडधारी, छुरिकाधारी, सड़कधारी, सड़क में तलवार, सड़कधारी, ढाल और सड़कधारी, भालाधारी, बर्छाधारी, त्रिशूलधारी, धनुर्धारी आदि रूपों में शिकारियों को दिखाया गया। और साथ ही कहीं कहीं पर घास फूस अथवा पशुओं की खाल ओढ़कर प्राकृतिक वातावरण में छिपे हुए रहस्यमय शिकारी को भी दिखाया गया। रहस्यमय शिकारी को भी दिखाया गया। जहां तक धनुर्धारियों की बात है तो आप जानेंगे पंचमढ़ी, होशंगाबाद, मिर्जापुर, भोपाल, मानिकपुर बांदा, इन सब क्षेत्रों में धनुर्धारियों का चित्रण है। और धनुर्धारियों का चित्रण भी सबसे अधिक पंचमढ़ी में है। और रायगढ़ क्षेत्र में धनुर्धारियों का भी चित्रण नहीं पाया जाता है। तो अस्त चित्रण सबसे ज्यादा पंचमढ़ी। अस्त चित्रण कहां नहीं मिलता? रायगढ़ क्षेत्र में। धनुर्धारियों का सबसे अधिक चित्रण पंचमढ़ी। धनुर्धारियों का चित्रण कहां नहीं मिलता? रायगढ़ क्षेत्र। आगे देखेंगे, प्रागैतिहासिक मानव की दिनचर्या से आप परिचित होंगे कि प्रागैतिहासिक मानव काम क्या था? दिन भर शिकार के पीछे भागना, और शिकार मिल गया तो उसे भून कर या कच्चे ही खाना, मदिरा पान करना, फिर मस्ती में नाचना गाना, और आगे अगर प्राकृतिक गुफा मिल गई तो उसमें घुस के रात बिता लेना। नहीं मिली तब भी कोई टेंशन नहीं, कूद के पेड़ पे चढ़ जाते थे और पूरा रात का समय पेड़ पे बिता लेते। सुबह होते फिर वही प्रक्रिया शुरू। जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं उनमें आपको चित्रों के विषय के रूप में नृत्य वादन, मदिरापान के दृश्य भी मिलेंगे। मतलब नृत्य, वादन, मदिरापान ये सब भी प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय थे। और जहां तक वादन की बात है तो प्रागैतिहासिक चित्रों में 3 प्रकार के वाद्य यंत्रों का चित्रण पाया जाता है। 3 प्रकार के वाद्य यंत्रों का चित्रण पाया गया। और ये है ढोलक, तुरी और तंतु वाद्य। ढोलक, तुरी और तंतु वाद्य, ये 3 वाद्य यंत्र प्रागैतिहासिक चित्रों में चित्रित पाए गए। दूसरे देखेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों में ज्यादातर पशुओं का चित्रण शिकार की दृष्टि से ही हुआ, लेकिन कुछ पशुओं का चित्रण मानव परिवार के सहचर अर्थात पालतू पशुओं के रूप में भी हुआ। और अगर आपसे पूछे उस समय पालतू पशु कौन थे, तो जो एकदम बर्बर जंगली से दिखते हैं उन्हीं को छोड़ देंगे, तो जो आज पाले जाते वो सब उस समय भी पाले जाते थे। अब आप लिखुनिया को याद करिए, पालतू हथनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ने का दृश्य मिला। मतलब हाथी तक को ये लोग पालतू बना लिए थे।
तो मतलब जैसे शेर है, चीता है, शिकारा है, हिरनी है, हिरन है, सांभर है, बारहसिंघा है, गैंडा है, ये सब इनके पालतू नहीं है। और बाकी सामान्य पशु जो है उन सबको ये लोग पालतू बना चुके थे। प्रागैतिहासिक चित्रों में कृषि जीवन कृषि जीवन से संबंधित दृश्यों का चित्रण भी हुआ। और कृषि जीवन के अंतर्गत यहाँ पर आप बांस की गाड़ियां, नौका विहार, मध संचय, पशुपालन, बांस की गाड़ियां, नौका विहार, मध संचय, पशुपालन, इन सबको कृषि जीवन के अंतर्गत रखेंगे। इन सबको कृषि जीवन के अंतर्गत रखेंगे। कुछ दृश्यों में स्वामी सेवक संबंध, स्वामी सेवक संबंध, स्वामी सेवक संबंध का भी चित्रण हुआ है। जादू, टोटका संबंधित प्रतीक चिन्ह जैसे त्रिशूल, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, स्वास्तिक आदि, इन सबका भी प्रागैतिहासिक चित्रों में चित्रण हुआ। प्रागैतिहासिक चित्रों में इन सबका भी चित्रण हुआ। और ये सब प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं। और सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था, आखेट या शिकार। बाकी जब क्रिट क्वेश्चन बनेंगे, प्रागैतिहासिक चित्रों में कौन सा वाद्य यंत्र चित्रित मिलता है, तो ढोलक, तुरी, तंतुवाद, ये 3 वाद्य यंत्र मिलते हैं। सामूहिक जीवन, सामूहिक नृत्य वादन है तो सामूहिक जीवन, सामाजिक जीवन, इन सबसे संबंधित चित्र भी प्रागैतिहासिक चित्रों में पाए गए। प्रागैतिहासिक चित्रों में पाए गए। और ये सब प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय हैं जिन पर अभी हम लोग चर्चा किए। और अब प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित अंतिम टॉपिक, प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करने चल रहे। तो हम लोग देखने चल रहे हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषताएं। आप देखेंगे जो प्रागैतिहासिक चित्र है, इनमें हमें कर्मिक विकास और प्रतीकात्मकता, कर्मिक विकास और प्रतीकात्मकता दृष्टिगोचर होती। दूसरे देखेंगे कि प्रागैतिहासिक चित्र जो है, इनसे हम प्रागैतिहासिक चित्र जो है, इनके द्वारा मानो कि कलात्मक अभिरुचि को समझने में सक्षम होते। साथ ही प्रागैतिहासिक चित्रों को देखकर हम चित्रकला की सटीक परिभाषा देने में सक्षम हुए। और चित्रकला की सटीक या सही परिभाषा क्या, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एक बार हम पुनः रिपीट कर देते हैं कि जब आप बहुत से प्रागैतिहासिक चित्रों को देखेंगे, उन्हें देखकर आप कह सकते हैं किसी भी धरातल पर रंग और रेखाओं की मदद से लंबाई, चौड़ाई और यदि संभव हो तो मोटाई या गहराई या गोलाई आदि को दिखाकर किसी भी रूप का आभास कराना ही चित्रकला। और ये अपने आप में चित्रकला की सटीक परिभाषा है, इसका काट संभव नहीं। आगे देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक चित्र है उनकी प्रेरणा प्रकृति रही। प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्रकृति रही, लेकिन प्रकृति या प्राकृतिक आपदाओं का चित्रण प्रागैतिहासिक चित्रों में ना के बराबर हुआ। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रेरणा प्रकृति रही है, किंतु प्रकृति
या प्राकृतिक आपदाओं का चित्रण प्रागैतिहासिक चित्रों में न के बराबर हुआ, मतलब लगभग नहीं ही हुए। आगे देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक चित्र है, प्रागैतिहासिक चित्र है, इनकी एक प्रमुख विशेषता है सूक्ष्मता। सूक्ष्मता ये प्रागैतिहासिक चित्रकला की एक अति प्रमुख विशेषता में, और ये प्रागैतिहासिक चित्र अति सूक्ष्मता से बनाए गए। कहीं कहीं पर तो केवल मात्र चार आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर मानो आकृति बनाने का प्रयास किया गया। और आप देखेंगे चित्र जो है ये आसन्यत योग सरल है। चित्र आसन्यत योग सरल है, किंतु सजीव योग गतिशील है। चित्त आसन्यत और सरल है, किंतु वे सजीव और गतिशील है, और कम रेखाओं में भी सजीवता गतिशीलता, कम रेखाओं में भी सजीवता एवं गतिशीलता का भाव प्रदर्शन प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषता। आगे देखेंगे प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा अथवा सीमा रेखा की प्रधानता, रेखा या सीमा रेखा की प्रधानता है। और ऐसे में प्रागैतिहासिक चित्रों को रेखा चित्र कहा जाना पूरी तरह से उचित है। माने प्रागैतिहासिक चित्र रेखा चित्रों की श्रेणी में आए, प्रागैतिहासिक चित्र रेखा चित्रों की श्रेणी में आएंगे। आगे देखेंगे कि जो प्रागैतिहासिक चित्र है इनमें मुख्य रूप से खनिज और साथ ही रासायनिक रंगों का प्रयोग हुआ। खनिज और रासायनिक रंगों का प्रयोग हुआ। और आप देखेंगे कि प्रागैतिहासिक मानव जो है इसने प्रागैतिहासिक चित्रों में लाल, पीला, काला, सफेद, लाल, पीला, काला और सफेद रंगों का प्रयोग किया। इनमें से लाल रंग जो है इसे प्रागैतिहासिक मानव ने मुख्य रूप से गेरू से बनाया। और प्रागैतिहासिक चित्रों में सभी रंगों में सबसे ज्यादा प्रयोग इसी लाल गेरुए रंग का हुआ, लाल गेरुए रंग का हुआ। साथ ही संभव है हिरौजी से राम रज से भी प्रागैतिहासिक मानव लाल रंग तैयार किया होगा, लाल रंग तैयार किया होगा। हिरौजी क्या है? तो हिरौजी एक तरह से लाल मुलायम पत्थर है, और इसे सिलबट्टे पर पीसकर ये लाल रंग तैयार करते थे। राम रज क्या है? ये लाल रंग के कण या ये लाल रंग की धूल है, और जहां पर लाल बलुए पत्थर की पहाड़ियां होती हैं, लाल बलुए पत्थर की पहाड़ियां होती हैं, वहां पर ये राम रज पहाड़ी की तलहटी में जमा पाया जाता है। वास्तव में लाल बलुए पत्थर की पहाड़ियां हैं, तो बारिश आग से धीरे धीरे उनमें जो कटाव होगा वही कटाव छोटे छोटे कण के रूप में पहाड़ी की तलहटी में जमा रहेगा, वही राम रज। तो लाल रंग ये लोग गेरू से, हिरौजी से, राम रज से बनाते थे, जिनमें सबसे ज्यादा लाल कलर जो है वो राम गेरू से बनाया गया है। और लाल में ही नहीं, प्रागैतिहासिक मानव जितने भी रंगों का प्रयोग किया है उसमें सबसे ज्यादा गेरुए लाल रंग, मतलब गेरू के रंग का प्रयोग किया है। यह स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण, ये जो है स्वयं में बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे हम लोग देखेंगे स्वयं में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे देखेंगे कि ये लोग पीला रंग प्यौड़ी से बनाते थे। प्यौड़ी जो है पीली मिट्टी है, प्यौड़ी पीली मिट्टी है, प्यौड़ी जो है स्वयं में पीली मिट्टी है। काला रंग कोयले से अथवा काजल से तैयार करते थे। तो कोयला रंग काजल से बनाते थे, काला रंग कोयले से बनाते थे। काजल से भी बनाते रहे होंगे, काजल से भी बनाते रहे होंगे, कारण कि जब ये प्रकाश के लिए पशुओं की चर्बी जलाते रहे होंगे तो भारी मात्रा में कार्बन मतलब काली उत्पन्न होती रही होगी, और ऐसे में ये
कालिक का प्रयोग न किए हो, यह संभव नहीं। और एक कालिक या काजल रासायनिक रंग की श्रेणी में आ जाए। सफेद रंग, सफेद रंग जो है यह चूना पत्थर अथवा अड़िया से तैयार करते थे। और प्रागैतिहासिक चित्रों में सामान्यतया इन्हीं रंगों का प्रयोग किया गया। अपवाद रूप में भीमबेटका में हरे रंग का भी प्रयोग हुआ। और इसी के साथ प्रागैतिहासिक चित्रकला समाप्त हुई।